Well, hi friends, how are you all? Today we are talking about CPC, जिसमें हम करेंगे आज डिग्री। आज हम डिग्री से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं कि डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए, एग्जीक्यूटिंग कोड के बारे में, और जो डिग्री जिस न्यायालय ने पारित किया है वो क्या प्रक्रिया अपनाएगा किसी कोर्ट में कोई आज्ञा पत्र देने के लिए, यानी परसेप्ट देने के लिए। अब ये परसेप्ट वर्ड कहां से आया, इसके लिए भी हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये है हमारे पास कोड सी। अब कोड सी में किन्हीं दो व्यक्तियों का मामला चल रहा है, किनका? ए और बी। मान लीजिए ए इज अ प्लेंटिफ एंड बी इज अ डिफेंडेंट। प्लेंटिफ और ये हो गया डिफेंडेंट। सपोज कर लीजिए इसे। अब कोर्ट सी क्या करता है, कोर्ट सी ने ए के फेवर में डिग्री कर दी। सपोज करिए ए के फेवर में डिग्री कर दी, तो ये हो जाएगा डिग्री होल्डर, और ये हो जाएगा, इसके अगेंस्ट डिग्री है तो ये हो जाएगा जजमेंट डेटर। ठीक है ना, जजमेंट डेटर, और ये हो गया डिग्री होल्डर। इसे हम डीएस से डिनोट करेंगे। अब इसके फेवर में डिग्री हो गई, कोर्ट ने बोल दिया कि भाई बी जो है वो ए को 20,000 रुपए देगा। कोर्ट ने डिग्री में अपना ऐसा बोल दिया कि बी ए को 20,000 रुपए देगा। अब बी ए को जो 20,000 रुपए देगा, क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी ए को? और यदि कुछ प्रॉपर्टी का मामला है, या सपोज करिए कुछ प्रॉपर्टी पे बी ने कुछ रॉन्ग कर दिया था, तो ए बोलता है कि डिग्री पारित कर दी, कुछ पे स्टे दे दिया, या फिर कुछ भी ऐसा काम कि भाई अभी आप वहां पर नहीं जाओगे, प्रॉपर्टी के साथ नहीं रहोगे, तो किसी भी कारण से डिग्री पारित की हो। अब जब ए डिग्री को एग्जीक्यूट कराएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसके फेवर में डिग्री होगी यानी डिग्री होल्डर, वही हमेशा डिग्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए एप्लीकेशन देता है। और ये एप्लीकेशन देने का प्रोसेस कहां पर है? A is giving an application, जिसे हम बोलते हैं कि डिग्री के एग्जीक्यूशन के एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन, यानी डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन देना। अब ये कहां पर देगा? ये देगा ऑर्डर 21, रूल 10, ऑर्डर 21, रूल 11। ये दोनों ऑर्डर्स के जो रूल हैं, दोनों रूल है ऑर्डर के, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। हमेशा प्रक्रिया यही अपनाई जाएगी। देखिए, इसने ए जो था डिग्री होल्डर है, ये जजमेंट डेटर है। जजमेंट डेटर यानी निर्णय ऋणी, जिसके अगेंस्ट डिग्री हुई है, इसके फेवर में डिग्री हुई है। अब इसने डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन फाइल की, रूल 10 और रूल 11 के अनुसार एप्लीकेशन लिखित में देगा तो रूल 11 का सब क्लॉज 2 लग जाएगा। यदि एप्लीकेशन की बात वो ओरली एप्लीकेशन करता है, आवेदन करता है कि जी इसके बोलिए कि मुझे डिग्री के जो रकम है या जो भी आपने फैसला दिया है डिग्री में, उसे पूर्ण करें। ओरल रूल 11 के सब क्लॉज 1 में, और रिटन है तो रूल 11 के सब क्लॉज 2। अब इसने इस कोर्ट को बोल दिया, ये लिखित में दे दिया डिग्री में कि एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन दे दी। अब कोर्ट देखता है कि इसकी तो संपत्ति नहीं, ये बोलता है, या ए ने बता दिया कि कोर्ट में कि बी की तो संपत्ति आपके क्षेत्राधिकार में नहीं है, तो ये कोर्ट क्या करेगा? ये किसी दूसरे कोर्ट में जिसके क्षेत्राधिकार में बी की संपत्ति होगी, उस कोर्ट को एक आज्ञा पत्र देगा, यानी परसेप्ट देगा। मान लीजिए कोर्ट दी है, सी एक इसको देगा परसेप्ट, इसे बोलते हैं आज्ञा पत्र। आज्ञा पत्र ये दिया जाएगा सेक्शन 46 के अनुसार। अब आज्ञा पत्र जो हो गया सेक्शन 46 के अनुसार हो गया। अब देखिए,
हमने जो प्रॉब्लम जेन्युइन प्रॉब्लम निकल के आती है ना सब स्टूडेंट्स के साथ, वो आती है कि समझने में प्रॉब्लम होती है कि वो कोर्ट कौन सा है, क्षेत्राधिकारिता की किसकी बात कर रहे हैं। अब जो हम दोबारा समझा रहे हैं इसे देखिए कि इस कोर्ट ने इस कोर्ट से कहा कि आपके क्षेत्राधिकार में बी की संपत्ति है, आप उसे अटैच करिए क्योंकि मेरे क्षेत्राधिकार में तो उसकी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। तो कोर्ट डी क्या करेगा, अब जितनी भी एग्जीक्यूशन का प्रोसेस होगा सारा कोर्ट डी के द्वारा किया जाएगा। अब इसमें सबसे जरूरी बात निकल के आती है सेक्शन 37, सेक्शन 38, सेक्शन 39। सेक्शन 37 क्या कहता है, सेक्शन देखिए सेक्शन 37 बताता है कि डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा के नाम, यानी इस कोर्ट ने डिक्री पारित करी, भेजी किसको, इस कोर्ट को। एग्जीक्यूशन कौन करवाएगा, ये। अगर बी की प्रॉपर्टी इसी कोर्ट के अंदर होती, इसी कोर्ट में होती, तो एग्जीक्यूशन भी फिर ये कराता, सिंपल। तो सेक्शन 37 क्या बात करता है, डेफिनेशन की बात करता है। प्रथम वर्गीय न्यायालय मतलब जो डिग्री पारित करेगा उस न्यायालय की परिभाषा के बारे में बात करता है। सेक्शन 37 के अनुसार हम कह सकते हैं कि वह न्यायालय डिग्री पारित करने वाला न्यायालय होगा, यानी जो प्रथम वर्ग का न्यायालय होगा। उसमें दिए हुए हैं क्लोज ए, क्लोज बी और एक स्पष्टीकरण जो दिया हुआ है उसमें क्या कहा गया है कि जो प्रथम वर्ग का न्यायालय वो होगा जिसने डिग्री पारित करी है, भले ही उसकी उस डिग्री की अपील क्यों ना हो, लेकिन डिग्री पारित करने वाले न्यायालय को प्रथम वर्ग का न्यायालय मानेंगे। दूसरा सेक्शन इसका सब क्लोज बी बोलता है कि जो प्रथम बार का न्यायालय होगा जिसने डिग्री पारित करी है, ध्यान से सुनिए, जो प्रथम बार का न्यायालय होगा जिसने डिग्री पारित करी है, यदि उसके क्षेत्राधिकार में उसका क्षेत्राधिकार कोर्ट सी का इतना है, या तो ये पूरा ही क्षेत्राधिकार खत्म हो जाए या फिर इस क्षेत्राधिकार में से इतना क्षेत्राधिकार खत्म हो जाए, या तो किसी कारणवश किसी कानून बना कोई भी कि इस क्षेत्राधिकार या किसी भी कोर्ट के अंडर से कोई क्षेत्राधिकार हटा दिया गया, संसद ने कोई कानून बना दिया तो क्षेत्राधिकार में कमी आ गई। तो इन दोनों कंडीशन में या तो पूरा क्षेत्राधिकार खत्म या थोड़ा क्षेत्राधिकार खत्म किया गया, तो इन दोनों कंडीशंस में इससे समझने के लिए केस है इसमें नालप्पा मरला रमन्ना वर्सेस नालप्पा राजू, मरला रमन्ना वर्सेस नालप्पा राजू। हम यहां लिख दे रहे हैं कि मरला रमन्ना वर्सेस नालप्पा राजू सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें क्या कहा गया है, देखिए इसमें कहा गया है कि यदि किसी कोर्ट के क्षेत्राधिकार पूरा समाप्त हो गया है या थोड़ा भी समाप्त हो गया है, तो इस कोर्ट को जिसने डिग्री पारित की है इसके आवेदन के पश्चात किसी का भी क्षेत्राधिकार में कोई भी कमी आई है या दूसरे के क्षेत्राधिकार में वो एरिया चला गया है, तो इसी कोर्ट को प्रथम न्यायालय कहेंगे, प्रथम बार का न्यायालय यही होगा। सिर्फ इतनी सी बात कही है सेक्शन 37 में। अब बात करते हैं सेक्शन 38 और 39 की। 39 देखिए 38 क्या कहता है, 38 बात करता है कि डिग्री का निष्पादन कौन सा न्यायालय करेगा, कौन सा न्यायालय होगा। डिग्री का निष्पादन ये न्यायालय भी कर सकता है, डिग्री का निष्पादन जिसको परसेप्ट भेजा गया है वो न्यायालय भी कर सकता है, क्योंकि जिसके भी क्षेत्राधिकार में प्रॉपर्टी होगी वही उसका एग्जीक्यूशन कर सकता है। अब बात आती है सेक्शन 39 की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 39 बात करता है डिग्री के अंतरण की, कि क्यों जरूरत आन पड़ी डिग्री का अंतरण करने की, डिग्री ट्रांसफर करने की, क्या ऐसी क्या कंडीशंस थी। ऐसी कंडीशन ये थी भाई कि बी की तो प्रॉपर्टी ही इस कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं है, तो सेक्शन 39 के द्वारा गवर्न करेगा सेक्शन कोर्ट डी, तो डिग्री का अंतरण कर दिया गया। और ऐसी क्या कंडीशन थी कि उन सारी कंडीशनों पे 39 आधारित है। पहली कंडीशन कि यदि जिसके निर्णित नहीं यानी जजमेंट डेटर स्वेच्छा से किसी दूसरे कोर्ट के, यानी मान लीजिए कोई भी कोर्ट हो सकता है, क्षेत्राधिकार में निवास करता है, कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए काम करता है। अभी अभिलाभ के लिए काम किया मोस्टली इसमें सीपीसी में बहुत चलन है अभिलाभ के लिए काम का।
अभिलाभ के निवास करना एड्रेस हो गया, कारोबार उसका बिजनेस हो गया। अभिलाभ के लिए काम करने से मतलब है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की कोई कंपनी दिल्ली में, उसकी ब्रांचेस 4-5 जगह है, तो उन ब्रांचेस में काम करने को, जो ब्रांच में हो रहा है क्योंकि अलग अलग है, तो वो अभिलाभ के लिए काम है, उसके लिए केस वहां पे दायर किया जा सकता है जहां पर उसकी कोई भी ब्रांच हो, तो अभिलाभ के लिए काम करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि इस कोर्ट को लग रहा है कि इसकी संपत्ति जो इसके अंतर्गत नहीं है वो किसी दूसरे कोर्ट के अंतर्गत है, तो उसकी उस स्थावर संपत्ति को हमें कुर्क करना चाहिए, तो वो दूसरे कोर्ट को भेज देगा, तब भी डिग्री का अंतरण हो सकता है ना। हम बात करें सेक्शन 39 डिग्री का अंतरण। डिग्री का अंतरण कब कब होगा? यदि जजमेंट डेटर दूसरे कोर्ट की क्षेत्राधिकारी में निवास करता है, कारोबार करता है, या फिर अभिलाभ के लिए काम करता है, या फिर उसकी संपत्ति ही पूरी की पूरी वही है, या फिर उसकी संपत्ति जो कुर्क होनी है स्थावर संपत्ति है और उसको दूसरे कोर्ट के क्षेत्राधिकार में, तो हम डिग्री का अंतरण कर सकते हैं। अब सेक्शन 39 में बेसिकली सेकंड जो सब क्लॉज 2 है, सब क्लॉज 2 क्या बात करता है कि उसके जो कोर्ट सी है ये अपने अधीनस्थ को भी डिग्री का अंतरण कर सकता है। सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय अपने अधीनस्थों को भी डिग्री का अंतरण कर सकता है। सेक्शन 39 का जो क्लोज 3 है वो इस कोर्ट के बारे में बात कर रहा है कि किसी कोर्ट की सक्षम अधिकारिता को सक्षम कब समझा जाएगा? जब उसको जिसके अंतर्गत वह संपत्ति, मतलब उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उसकी संपत्ति निर्धारित है। अब जो सब क्लोज 4 है, सब क्लोज 4 क्या बात करता है? देखिए हमारे पास 2 कोर्ट हैं, तो इस कोर्ट के प्राधिकृत के बारे में बात करता है कि इस कोर्ट को, कोर्ट सी को प्राधिकृत नहीं किया जाएगा कि वह अपनी संपत्ति, किसको? इस कोर्ट को अपनी स्थानीय अधिकारिता के बाहर जाकर उसको प्राधिकृत नहीं किया जाएगा कि वह उस संपत्ति को कुर्क कर ले या उसके विरुद्ध कोई भी डिग्री पारित कर दे। बस ये कह रहा है सेक्शन 39। अब देखिए इसमें 2 चीज आती हैं, हमने अभी तक इसकी बात करी, आज्ञा पत्र सेक्शन 46। सेक्शन 46 ने आज्ञा पत्र इसको दिया ताकि ये डिग्री का निष्पादन करा सके, बी की संपत्ति की डिग्री को निष्पादित करा के ए को उसका हर्जाना वापस दे दे। अब सेक्शन 46 के अंदर क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 46 के अंदर सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि जब भी कोर्ट को लग रहा हो कि जिस संपत्ति किसी दूसरे कोर्ट के क्षेत्राधिकार में हो तो आज्ञा पत्र दिया जाता है, उस आज्ञा पत्र के माध्यम से जिसको आज्ञा पत्र दिया जाता है वह कोर्ट को अधिकारित होगी कि वह दूसरे जो उसके क्षेत्राधिकार में संपत्ति है उसको कुर्क करे। दूसरा, ऐसी रीति से करे जैसी वो रीति वो अपनाता है। तीसरी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस आज्ञा पत्र की जो लिमिट होगी वो 2 महीने होगी सिर्फ, यानी 2 माह के अंदर इस कोर्ट को इस आज्ञा पत्र में कही गई बात को पूर्ण करना होगा। यदि 2 महीने तक नहीं करता है तो उसके बाद यह मामला खाली रहेगा। लेकिन यदि ए को लग रहा है कि यार 2 महीने होने से पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले की कोर्ट डी ने तो एग्जीक्यूशन कराया ही नहीं है, तो ये कोर्ट फिर इसको परसक भेज देगा कि भाई आप इसका एग्जीक्यूशन कराओ। इसकी लिमिट परसक की 2 माह होगी। देखिए ये तो हुआ सेक्शन 37, 38, 39 और 46। अब हमारे सामने चुनौती है सेक्शन 40, 41, 42 से 51 तक। 51 क्यों बोल रहे हैं? 51 देखिए बेसिकली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेक्शन 42 में भी पावर्स हैं। सेक्शन 40 सिर्फ बात करता है, पहले सेक्शन 40 की बात कर लें। सेक्शन 40 बात करता है यदि कोई न्यायालय किसी दूसरे राज्य में स्थित है तो उसको भी डिग्री अंतरित की जा सकती है। और जो इन दोनों, सेक्शन 41 बात करता है कि इन दोनों न्यायालय के बीच जो असमंजस है उसको समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जो ये वाला न्यायालय है ये जब डिग्री एग्जीक्यूशन कर देगा तो इसको बता देगा कि हमने कर दिया और उसको लिखित में प्रमाणित करके भेज देगा। बस सेक्शन 41 इतनी बात करा। 42 और 51 का जिक्र करेंगे हम, और 47। देखिए
सेक्शन 42, सेक्शन 47, सेक्शन 51। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 42 में पावर्स हैं, डिग्री अंतरण करने वाले कोर्ट की पावर्स। सेक्शन 47 में क्या है, प्रश्न का अवधारण करने वाला न्यायालय जो डिग्री को निष्पादित कराएगा। सेक्शन 51 बात करता है निष्पादन, जो कोर्ट डिग्री का निष्पादन कराएगा ना उसकी शक्तियां, यानी इस कोर्ट की शक्तियां। ये 51 यहां बात कर रहा है क्योंकि ये डिग्री का निष्पादन कर रहा है। यदि ये डिग्री का निष्पादन कर रहा था तब भी सेक्शन 51 का इस्तेमाल हो सकता था, क्योंकि सेक्शन 41 कॉमन है। ये सिर्फ उसके लिए लगेगी जो भी कोर्ट डिग्री का निष्पादन कर रहा हो, चाहे कोर्ट ये वाला हो चाहे कोर्ट वो वाला हो। ये वाला क्यों होगा, यदि संपत्ति बी की इसके क्षेत्राधिकार में है तो फिर ये एग्जीक्यूट कराएगा। यदि संपत्ति उसके अधिकार क्षेत्राधिकार में ज्यूरिसडिक्शन में तो वो एग्जीक्यूट करेगा, 51 वहां लग जाएगा। 47 हमने बात करेगी, 42 इनके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इनको करना इसलिए इनके साथ जरूरी है ताकि ये पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। अभी हमने सेक्शन 37, 38, 39 और 46 किए, 40 और 41 भी कर लिया। 42, 47 और 51 ये हम सेपरेट लेक्चर में करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दें, और जो भी आपकी कमेंट्स हो वो हमें करते रहें। बाकी जो भी प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की, कोई भी इसके बीच में इश्यूज निकल रहे हो कि यार इसमें पूरा समझ आ गया, थोड़ा सा कोई क्वेश्चन बच गया, तो वो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। सो थैंक यू ऑल।